वेल ऑफ वीकनेस पार्ट 16 के मजे उठाओ। चैप्टर 54 के स्टार्टिंग पैनल में हमें दिखाया जाता है नाडिया को, जो कि अपने माइंड के अंदर कह रही होती है कि आखिर इसको इस नरक में बिताए गए कितना समय हो चुका है। ये जो जमीन पर पड़ा हुआ ब्लड है ये काफी गर्म है और समय के साथ उसको रियलाइज हुआ कि ये उसी का है। लेकिन इसको एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस तरीके से सफरिंग क्यों कर रही है। फिर तभी वहाँ पर कैरनुनोस आकर नाडिया के इस सवाल का जवाब देता है, क्योंकि तुम हेल्पलेस होकर किसी अपने को सेक्रीफाइस होते हुए नहीं देख सकती। नाडिया कैरनुनोस से कहती है कि ये सेम बात तुम पर भी अप्लाई होती है। और नाडिया की ये बात सुनने के बाद कैरनुनोस उसको कहता है कि वो चाहता है कि नाडिया सेम मिस्टेक रिपीट ना करे जो कि पहले उसने करी थी। और साथ ही में कैरनुनोस नाडिया को ये भी बताता है कि उसने धरती पर एक इमोर्टल इंकार्नेशन की तरह अपनी लाइफ जी है और उसको ये बात अभी भी याद है कि वो उन लोगों के चेहरे को कभी नहीं भूल सकती जिन्होंने अपना दम उसकी बाहों में तोड़ा है। लाइफ कमजोर और सफरिंग के अलावा कुछ नहीं, और मैं बस तुम्हें यही याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को आखिर में बस कुचल दिया जाता है। और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता नाडिया, तुम्हें ये समझना होगा और साथ ही में मुझे एक्सेप्ट करना होगा। जब तुम और मैं हम दोनों एक हो जाएंगे तो मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहां पर इस तरह की सफरिंग और कमजोरी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। कैरनुनोस की ये बात सुनते ही नाडिया उस पर हमला करती है और कैरनुनोस उससे थोड़ा सा बचकर काफी दूर जाके गिरता है। फिर नाडिया कैरनुनोस से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी पर टेक ओवर करने दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हालांकि तुम्हारे पास्ट को सुनने के बाद मैं तुम्हारे दिल की तारीफ करूंगी कि हाँ ये सच में बहुत बड़ा है, लेकिन तुम विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का साथ देके और कई सारे लोगों को मारकर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ये सुनकर कैरनुनोस कहता है, काफी अच्छा लेक्चर दिया, अब मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी नहीं है? इसका जवाब नाडिया देती है कि मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानने वाली, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है। अब यहाँ से अगला सीन हम काफी ब्यूटीफुल जगह का देखते हैं, जहाँ पर उस जगह में से किसी पहाड़ के ऊपर कैरनुनोस अपने दिमाग में नाडिया से फाइट कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर आ जाता है आउल, जो कि विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का एक मैसेज कैरनुनोस को देने के लिए आया था। लेकिन कैरनुनोस को देखकर लगता नहीं कि वह इस स्टेट पर है कि वो उसकी बात सुन ले। फिर तभी कैरनुनोस अपनी आंख खोलकर कहता है, तो ये तुम हो इनकार्नेशन ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप। फिर आउल कैरनुनोस से पूछता है, क्या अभी भी कैरनुनोस नाडिया से फाइट कर रहा है पूरी बॉडी पर कंट्रोल पाने के लिए? आउल की बात सुनने के बाद कैरनुनोस पूछता है कि आखिर तुम इसको लेकर काफी चिंता में क्यों हो? ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम ही वो बंदे थे जिसने नाडिया को पीछे से स्वॉर्ड से स्टैब किया था। अगर नाडिया एक बार अपने होश में आ गई तो तुम सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। फिर इसका जवाब आउल ये देता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बस मुझे इस बात की चिंता थी तभी मैंने तुमसे पूछ लिया। इसके अलावा वो बंदा मैं ही हूँ जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी को धोखा देने के लिए या फिर दिल तोड़ने के लिए। और ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर मेरा सामना उन लोगों से हो जाए जिनको मैंने अब तक धोखा दिया है तो वो लोग मुझे कभी भी माफ नहीं करने वाले। आउल की ये बात सुनने के बाद कैरनुनोस को रियलाइज होता है कि उसको आउल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर वह आउल से माफी मांगकर पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए आया है। आउल कैरनुनोस को बताता है कि वो उसको व्हील्स ऑफ इनकार्नेशन का एक मैसेज डिलीवर करने के लिए आया है, जो कि है व्हील्स ऑफ इनकार्नेशन कैरनुनोस को बुला रहे हैं। अब यहाँ से अगला सीन हमें दिखाया जाता है रैबिट फूट के हेडक्वार्टर का, जहाँ पर लेविटियन के सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए होते हैं और वहाँ पर ब्लैक फुट सभी लोगों को गाइड करती है मेडिकल फैसिलिटी के लिए। और जब सेरिना वहां पर पहुंचती है तो वो सबसे पहले लगार्ता का वेलकम करती है उसके हेडक्वार्टर में आने के लिए। और लगार्ता भी सेरिना की इस हेल्प की काफी ज्यादा ग्रेटफुल होती है कि सेरिना ने उसके लोगों को रेस्क्यू किया जब उनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और लेविटियन कभी भी सेरिना के इस फेवर को भूलने नहीं वाला। फिर तभी लगार्ता के पास भागते हुए रूपा आती है और उसको कस के गले लगा लेती है और कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और उन दोनों को आपस में मिलते हुए अनांता दूर से देख रहा होता है। अब यहाँ से अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि सेरिना उन सभी को मीटिंग हॉल में लाती है और गियो की सारी स्टोरी सुना देती है। और गियो के पास्ट को जानने के बाद बर्नहार्ड को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता
कि गियो भी उन फर्स्ट इनकारनेशन में से एक है जिनको गॉड ने बनाया था। फिर लगांथा भी कहती है, इस स्टोरी को सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि गियो ही इनकारनेशन ऑफ मैकिनेरी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका साफ एविडेंस हमारे ठीक सामने है। तो सेरेना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गोल साफ है, तुम विंग्स ऑफ इनकारनेशन को हराना चाहती हो और कर्स वॉरियर अनांता की वजह से गियो के ऊपर काफी गहरा हमला हुआ है, जिससे वो कुछ समय तक अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। और जो हमारा लेविटियन बेस है जिसको हमने हाल ही में जीता है, उसको भी ठीक करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें गियो पर हमला कर देना चाहिए। फिर जैसे ही लगातार पूछती है कि आखिर गियो कहाँ होगा, तो अनांता बताता है कि गियो होगा इस वक्त लूनर बेस में, और यही वो जगह थी जहाँ पर गियो इनकारनेशन ऑफ मैजिक से लास्ट टाइम मिला था। सेरेना बताती है, हाँ, मून ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लूना इटर्नल स्लीप के लिए रेस्ट करती थी। गियो के अलावा वो सभी सेफिरोन जो उसके साथ है, वो सब के सब मून में ही मौजूद होंगे। और जो स्टोरी सेरेना ने उनको सुनाई थी, वो स्टोरी बेस्ड है उनके प्लान पर, जो कि है लूनर बेस पर हमला कर उसको जीतना। और ये कहते ही सेरेना उन सभी के सामने टेबल पे एक मैप बिछाती है जिस पर एक बेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर जब लूना उस बेस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो वो बेस किसी होलोग्राम की तरह दिखने लगता है। फिर इसके बाद सेरेना उन सभी को कहना शुरू करती है कि लूनर बेस एक तरह से वॉच टावर है जो कि वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा उसके पास ये फैसिलिटी है कि वे वर्ल्ड की हर एक मूवमेंट को नोटिस कर सकता है, पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं कि कोई भी उसकी नजरों से बच जाए। यहाँ तक कि लेबरनेथ भी नहीं, और लेविटिन का जो सीक्रेट बेस बना था वो भी इसी की वजह से एक्सपोज हुआ था। हालांकि ये गियो का पैसा है, उसने लूनर बेस को एक मैसिव फोर्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, वो भी 10 सेक्टर्स में। अनांता पूछता है, एक सेक्टर कितना बड़ा होगा? सेरेना बताती है, कम से कम एक नेशन कैपिटल जितना। फिर बिहोन और टर्किन कहते हैं, इसमें 10 सेक्टर्स है और विंग्स ऑफ इनकारनेशन के पास 10 सेफिरॉन्स भी है। इसके बाद लगार्था भी कहती है, तुम कहती हो कि ये एक मैसिव फोर्ट्रेस है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारा कोई कोइंसिडेंस हो। सेरेना बताती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि इस समय लूनर बेस को रीडिजाइन किया है गियो ने, और जो हमारे पास मैजिक मैप है इसका काम ही है रियलाइज करके इस वर्ल्ड के होरिजोन को प्रेडिक्ट करना कि आखिर वो कैसा होगा। और वैसे भी 10 सेफिरॉन्स एक परफेक्ट सीड है जिनका इस्तेमाल कर रहा है विंग्स ऑफ इनकारनेशन ब्रांच को ग्रो करने में। और जिस दिन वर्ल्ड ट्री की ब्रांच ग्रो होगी तो विंग्स ऑफ इनकारनेशन को सिर्फ एक ही सेफिरॉन्ट की जरूरत होगी, वो भी उस वक्त। और इस वक्त हमारा काम है सभी सेफिरॉन्ट को हराकर विंग्स ऑफ इनकारनेशन के गोल को रोकना। और ये काम हमें कैसे करना है, इसका पूरा स्ट्रेटेजी प्लान मेरे पास है, जो मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब यहाँ से अगला सीन हमें दिखाया जाता है पास्ट का, तब का जब विंग्स ऑफ इनकारनेशन अपनी सेफिरॉन्ट की आर्मी खड़ा कर रहा था, तो वो सबसे ताकतवर सेफिरॉन्ट के पास गया था, फर्स्ट सेफिरॉन्ट एबिस, जिससे विंग्स ऑफ इनकारनेशन कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह से फ्री करूंगा। स्टार्टिंग में तो एबिस को लग रहा था कि गियो उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन गियो उसको बताता है कि एबिस एक ट्रूली नोबल है, वो कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। वो बस एबिस को फ्री करना चाहता है, जब वो चाहे वो इस समुंदर से बाहर निकलकर घूमे, और इसके बदले में यो चाहता है कि एबिस उसका प्लान पूरा करने में मदद करे। एबिस को गियो की बात सुनने में ऐसे लगती है जैसे कि गियो हेवन से उतरा हुआ एक फरिश्ता है। इसका जवाब गियो ये देता है कि जो लोग हेवन से रिलेटेड होते हैं वो हमेशा अकेले ही हाईएस्ट जगह में रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही एबिस, जैसे कि तुम इस प्लेनेट में हो। मैं जानता हूँ एबिस, तुम्हारा दिल इस प्लेनेट पर है, बस मैं वादा करता हूँ एबिस, तुम मेरा प्लान पूरा होने में मदद करो, बदले में मैं तुम्हें फ्री विल दूंगा, जिससे तुम जहाँ अपनी मर्जी से चाहो वहाँ जा सकती हो। उसके बाद एबिस और उसके साथ के सभी सेफिरॉन जब पहुँचते हैं गियो के मेन हेडक्वार्टर की तरफ, तो वो कहती है कि वे लोग यहाँ पर गियो के बुलाने पर आए हैं, और ये बात उसके समझ में नहीं आ रही, आखिर उस जगह पर सेकंड सीट सेफिरॉन खड़ी होकर क्या कर रही है, और सेकंड सीट से उसका मतलब कैरुनोस से है। आउल एबिस और बाकी सेफिरॉन को बताता है कि बाकी सभी को बुलाने से पहले गियो ने कैरुनोस को बुलाया था और उससे उसने अकेले में बात भी कर ली है। इसके अलावा उन्होंने सभी सेफिरॉन को ये भी याद दिलाने के लिए बोला था कि सभी लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को याद रखें, कोई भी उन्हें ना तोड़े। तभी वहाँ पर मौजूद कर्कस कहता है कि ऐसा देखने से नहीं लगता, क्योंकि लॉर्ड गियो एक ऐसे बंदे हैं जो कि हम सेफिरॉन्स की रैंक को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने एक नए सेफिरॉन को लाते ही डिस्ट्रक्शन और एबिस की रैंक में डाल दिया,
क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हम सभी सेफिरोन की रैंक को रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं? और अगर ऐसी बात है तो ये हम जैसे लो रैंक की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी रैंक को बढ़ाने की। कर्कस की बात सुनकर कैरुनोस उसको जवाब देता है कि तुम बेवकूफ सेफिरोन कुछ भी नहीं जानते। तुम बेवकूफ एनिमल को आखिर लगता क्या है कि तुम किस ब्रांच की पावर से इनकारनेशन की रैंक तक पहुंचे हो, और अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे मास्टर की पावर की वजह से हुआ है तो तुम गलत हो। कैरुनोस की बात सुनकर एबिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, कैरुनोस क्या तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? जहां एबिस के गुस्से की वजह से किसा होल्गा जैसे सेफिरोन उससे डर रहे थे, तभी अचानक से वहां पर बियोन का ऑरा आता है और वो बस अपने ऑरा की मदद से ही सब कुछ कंट्रोल में ले लेता है और कैरुनोस से कहता है, कैरुनोस बस करो, हमारी करंट सिचुएशन में हमने अपने ज्यादा से ज्यादा सेफिरोन्स को खो दिया है। अगर हमें इस वर्ल्ड में अपने लॉर्ड गियो के होरिजोन को लाना है तो हमें एकता के साथ काम करना होगा। लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतें देख के लग रहा है कि तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। जब तक लॉर्ड गियो ठीक ना हो जाए तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। वेल बियोन, वैसे तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि 4 दिन बीत चुके हैं और हमें अपने हॉरिजन ऑफ द वर्ल्ड को कास्ट पहले ही कर देना चाहिए था? तुम्हें इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड ट्री को एक्टिवेट करने वाली ब्रांच भी मैं हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर मौजूद सभी सेफिरोन्स को रिस्पेक्टिव की नजर से देखता हूँ और हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुश्मन का अटैक कहीं से भी हो सकता है, तो हमें फाइट के लिए प्रिपेयर्ड होके रहना होता। कैरुनोस की बात सुनकर कर्कस हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो लोग यहाँ पर लूनर बेस में कैसे आ सकते हैं? कैरुनोस बताता है कि उनके पास टेलीपोर्टेशन जैसा कुछ डिवाइस है जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन सभी के पास एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी है जहाँ पर इस वक्त वो सभी लोग मौजूद है। इसके अलावा उनकी एक ऐसी मैजिक पावर है जो कि लूना के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम उनको ढूंढ भी नहीं पा रहे। तभी आउन उन सभी को बताता है कि विंग्स ऑफ इनकार्नेशन ने उन सभी को ये मैसेज देने के लिए कहा है कि इनकारनेशन ऑफ मैजिक लूना के कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि उन पर कई सालों तक नजर रख के बैठे हैं। इसके अलावा हम उनके पोर्ट्रेट्स तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनके पास एक मिस्टीरियस पावर है, और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया कि वो लोग हमारे लूनर बेस पर कभी भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर कर्कस भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं, और फिर एबिस कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कभी भी किसी भी वक्त आए, लेकिन जब वो लोग तुम सभी को क्रश कर देंगे तो मैं काफी होंगी उन सभी से अकेले लड़ाई करने के लिए। इस वक्त आउल अपने मन में सोच रहा था कि करंट सिचुएशन में किसी भी सेफिरोन के अंदर टीम वर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पर विंग्स ऑफ इनकारनेशन मौजूद नहीं है। इसके अलावा विंग्स ऑफ इनकारनेशन जब तक यहाँ पर ना आए इन सेफिरोन्स को कंट्रोल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा जो डैमेज अनांता ने गियो को दिया है क्या वो सच में इतना ज्यादा गहरा है कि उसको ठीक करने में उनको इतना समय लग रहा है। अब प्रेजेंट में अनांता को ब्लैकफुट ढूंढ लेती है और उसको जब वो हेलो करने के लिए जाती है तो तभी रूपा उसके चेहरे पे हाथ रखकर उसको खुद ही हेलो कहती है। रूपा की ये चीज ब्लैकफुट को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उससे कहती है कि अगर वो ज्यादा जगह पर पॉपुलर नहीं है तो उसको इतना रफ बिहेव नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। उल्टा रूपा ही उसको कहने लगती है कि इसके अंदर ही मैनर्स नहीं है किसी से बात करने का, ऐसे वो किसी की भी नजरों में अजीब सी लगेगी। रूपा के ऐसा कहने के बाद ही ब्लैकफुट नोटिस करती है कि कुछ ही समय के अंदर ही रूपा और अनांता एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं, और फिर रैकलेट जैसे ही रूबी को उठाती है तो वे सभी लोग कहीं जाने लगते हैं। उसके बाद ब्लैकफुट अनांता को बताती है कि लगातार ठीक है लेकिन अगर वो खुद को ज्यादा पुश करेगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जब ब्लैकफुट अनांता से पूछती है कि आखिर वे लोग लैबरनीथ के अंदर कहाँ जा रहे हैं तो अनांता उसको बताता है एक मैटर है जो कि सॉल्व करना है, क्योंकि एक बंदा है जो कि 4 दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है हमारे साथ बैटल फील्ड में उतरने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लैबरनीथ की एक ऐसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर पौ खड़ी थी, और वहां पर खड़ी पौ अनांता से कहती है, अनांता तुम्हारा शुक्रिया मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही में हम देख पाते हैं कि पौ अपनी एक अलग ही फॉर्म में थी जिसमें वो काफी यंग लग रही थी। अब यहाँ से अगला सीन हमें अनांता का थोड़ा पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर अनांता की पूरे विलेज को आजी धाका ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी इस जगह पर आ जाती है रैबिट पौ अपनी ट्रू फॉर्म में, जो कि उसके पास बैठकर उससे पूछती है कि उसके अंदर से ड्रीडफुल कर्स और आ रही है, क्या वो सच में किसी को दिल से नफरत कर रहा है? और इसका जवाब अनांता बिल्कुल भी नहीं देता। फिर रैबिट पॉ कहती है कि मुझे हैरानी हो रही है
कि तुम इस जैसी पावरफुल कर्स को अपनी बॉडी में कैसे कंट्रोल करके बैठे हो। यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी तो इतनी कैपेबल भी नहीं लग रही कि वे इस कर्स को कंट्रोल कर ले। क्या तुम इनकार्नेशन ऑफ मिसफॉर्च्यून हो? इसके बाद पो अनांता से कुछ न तो कुछ सवाल पूछती है, लेकिन अनांता उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर पो अनांता से कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है हयांगबाल और मैं भी तुम्हारी ही तरह ही, क्योंकि हम दोनों ही विंस ऑफ इनकार्नेशन के विक्टिम हैं। अब प्रेजेंट में अनांता पो के ठीक सामने खड़ा था, जिसका असली नेम हयांगबाल है, और अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली है। पो की ट्रू फॉर्म देखने के बाद रूपा ब्लैकफुट से पूछती है, हयांगबाल क्या यही इसका असली नाम है? इसके बाद ब्लैकफुट बताती है, आइसर ईडुल ये एक ऐसा पावरफुल मैजिक है जो कि हमारी अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हयांगबाल कई समय से अपनी ट्रू फॉर्म को छिपा रही है, लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो वो ऐसा कर क्यों रही है? रूपा के सवाल को सुनकर ब्लैकफुट उसको बताती है कि मेरी बड़ी बहन हयांगबाल का रैबिट फुट क्लैन के अंदर एक रोल है, और वो रोल है ऑपरेटिव स्पेशलाइजेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, और दुश्मन के सभी इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। इसके अलावा मेरी बड़ी बहन हयांगबाल ने ग्यू के छोड़े गए फुटप्रिंट्स का पीछा किया, जहां पर उसकी मुलाकात अनांता से हुई। इसके अलावा मेरी बड़ी बहन अनांता को इनकारनेशन ऑफ मिसफॉर्च्यून कहती थी, और उसका ये भी मानना था कि अनांता की पावर्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, और अनांता के इसी रीजन की वजह से सेरिना उसको प्लान के अंदर शामिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन हयांगबाल मेरी बड़ी बहन को अनांता पर पूरा यकीन था, और वो सेरिना को बिना पता लगे अनांता को सपोर्ट करना शुरू करने लगी। उसने ये काम मेरे बड़ी बहन के बिना पता लगे करा, और उसकी नजरों में कहीं गायब हो गई। ब्लैकफुट के ये सब बता देने के बाद हम देखते हैं अनांता हयांगबाल से कहता है, ना जाने मुझे कितना समय हो गया मैंने तुम्हारी इस ट्रू फॉर्म को नहीं देखा। हयांगबाल अनांता से कहती है, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पर किसी रीजन की वजह से हैं? अनांता कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे बैटल करके ये साबित करना चाहती हो कि तुम बैटलफील्ड में उतरने लायक हो, और जब तुम मुझे इस बैटल में हरा देती हो तो तुम हमारे साथ जाओगी सेरिना के बिना रोक टोक के। और हम देखते हैं कि सेरिना हयांगबाल को देख लेती है कि वह अनांता के साथ बैटल करने वाली है, और उसके बाद हयांगबाल अपनी छोटी बहन ब्लैकफुट से कहती है कि वो इस सिचुएशन को देख रही है, और वो ही इस फाइट की विटनेस बनेगी। जब तक कोई बंदा लड़ने लायक ना हो और जब तक वो मर ना जाए तब तक ये फाइट चलती रहेगी। स्टार्टिंग में ब्लैकफुट इस चीज के लिए थोड़ा सा घबराती है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पूरा यकीन है बड़ी बहन तुम जीतोगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर हयांगबाल अपनी पावर्स को एक डिवाइस से एक्टिवेट करती है, और अनांता भी अपने कर्ज को अवेक करके हयांगबाल के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन ये उसका हमला मिस हो चुका था, क्योंकि हयांगबाल अपनी रैबिट एबिलिटी की वजह से उसके अटैक से बच चुकी थी, और फिर वह अपने बोर फॉर्म में आकर अनांता के ऊपर टैकल अटैक करती है, और साथ ही में वो अनांता को ये भी बताती है कि उसकी प्रेजेंट स्टेट में वह अनांता के सभी अटैक्स को प्रिडिक्ट करके उन सभी से बच जाएगी, और अनांता का एक भी अटैक उसको टच भी नहीं होगा। अनांता उससे कहता है, लड़ाई करते वक्त बातों से ज्यादा अपने दिमाग पे फोकस करो, और ये कहकर वह इसके ऊपर दूर से क्लॉस से हमला करता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वह अनांता के सभी लॉन्ग रेंज अटैक से बच जाती है। अनांता के सभी अटैक्स को डॉज होता हुआ देख रूपा भी हैरान थी, और फिर ब्लैकफुट उसको बताती है कि वह उन सभी अटैक्स को विजुअलाइज कर पाती है जो उसकी लाइफ को खतरे में डालने वाले हो, और जब उसकी ओरिजिनल बॉडी उसकी पावर्स के साथ कंबाइन हो जाती है तो उसके लिए किसी भी अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि ब्लैकफुट के ये कहने के बाद ही हयांगबाल अनांता के 2 अटैक से बच जाती है। उसके बाद वह अपनी डार्क टेक्निक एस्पेक्ट ऑफ द सरपेंट का इस्तेमाल करके अनांता को इल्यूजन स्नेक से पकड़ लेती है, लेकिन तभी रूपा ब्लैकफुट को बताती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूल चुकी है वो अनांता है। और उसके ऐसा कहने के बाद ही हम देखते हैं हयांगबाल के आसपास कई सारी फायर आ जाती है, और वह उस फायर के बीच में फंस चुकी थी, जहां पर वो अपनी सभी प्रेडिक्शन को उस आग के अंदर जलते हुए देखती है। और इसके बाद अनांता अपने असली रेंज में आता है, जहां पर वो खुद को सबसे पहले हयांगबाल के हमले से छुटाता है, और फिर सीधा आसमान में आने के बाद उस पर एकदम से टूट पड़ता है। लेकिन जब अनांता की कर्स फायर शांत होती है तो हम देखते हैं अनांता ने हयांगबाल को नहीं मारा। हयांगबाल के पूछने पर अनांता उसको बताता है अगर वो डरपोक की तरह अगर उसके अटैक को डॉज कर लेती तो पक्का अनांता उसको मार डालता,
लेकिन जब अनांता उसके ऊपर हमला कर रहा था तो अनांता ने उसके चेहरे पर एक ट्रू वॉरियर देखा और फिर उसके बाद अनांता हयंगबल के पास आकर उसके बारे में उसको सच बताता है कि जब से वह हयंगबल से मिला है वह तब से उससे नफरत करता है, क्योंकि हयंगबल अपनी ट्रू फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा के रखती है और इसके अलावा वह खुद से ही नफरत करती है, जो कि ये बात अनांता को और भी ज्यादा इरिटेट करती है। और फिर वह उसके चेहरे को पकड़कर कहता है कि तुम इन सभी इमोशंस के साथ उस गियो को मारना चाहती हो जिसने तुम्हारी फैमिली को सफर में डाला, और अगर तुम सच में उससे रिवेंज लेना चाहती हो तो तुम इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकली। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। एंड गाइस, आपको इन चैप्टर में से कौन सा सीन सबसे ज्यादा तगड़ा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, इसका अगला पार्ट आपकी स्क्रीन में आ चुका होगा, आप उधर से जाके देख लीजिए। एंड मैंने टाइम लैप्स दे दिए हैं, आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर ये पार्ट 16 है तो आपको पार्ट 17 के अंदर टाइम लैप्स में मिल जाएगा, आप वहां से अगला एपिसोड एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।